हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज अपने स्टूडियो में हम बात करेंगे कि एक रात में ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे हमारे एसजीएक्स निफ्टी में 600 साढ़े 600 अंकों की बड़ी गिरावट आ गई। ऐसे कौन से बड़े कारण हैं जिनके कारण यहाँ पे ओवरनाइट एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में देखने को मिली। यहाँ पे हमारे थर्सडे के दिन जब हमारी मंथली एक्सपायरी देखने को मिली तो मार्केट 9,900 तक के लेवल को छूते हुए नजर आए और उसके बाद सभी लोग जब लॉन्ग पोजीशन लेके जाते हुए दिखाई दिए और मैक्सिमम मार्केट में माहौल अच्छा बनता हुआ दिखाई दिया, तो अचानक ही सडनली इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है मार्केट बंद होने के बाद। और अब जब सोमवार के लिए जो संकेत निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही बुरे निकल के आ रहे हैं और लोगों की नींद यहाँ पे उड़ती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है कि क्यों ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है और क्या ऐसे रीजन है। तो आज अपने इस वीडियो में 5 ऐसे कारणों के बारे में हम बात करेंगे जो कि यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी को इतनी बुरी तरीके से नीचे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर ले पहले कारण की, उससे पहले हम समझेंगे कि ग्लोबल मार्केट्स के कल के हालात क्या थे। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, कल 1 मई के दिन इंटरनेशनल वर्कर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे पूरे भारत के बाजार और ऑलमोस्ट दुनिया के बहुत से बाजार यहाँ पे बंद थे, लेकिन फिर भी दुनिया के कुछ क्षेत्रों में कामकाज होता हुआ दिखाई दिया जिसमें से अमेरिकी मार्केट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पे कल के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी तेज गिरावट का सिलसिला देखने को मिला जो कि परसों के दिन भी देखने को मिला था ओवरनाइट। तो यहाँ पे जो हमारे एसजीएक्स निफ्टी का लेवल है वो ऑलमोस्ट कल के दिन जो बंद होता हुआ दिखाई दिया 9,222 के लेवल पे। यहाँ पे 637 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ निफ्टी कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। फ्यूचर्स लेवल में 6.5% की बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोमवार को जब बाजार खोलेंगे तो क्या 90-200 के लेवल हमको दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट बंद हुआ है 9,860 के आसपास, तो बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे होती हुई दिखाई दे सकती है और कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कोई ये नहीं सोच के चल रहा था कि मार्केट में इतनी बड़ी ओवरनाइट गिरावट आ सकती है। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे जो इसके कुछ कारण बताए जा रहे हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम देख लें डाउ, एसएनपी और नेस्डेक में भी यहाँ पे लगभग 2.5 से 3% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें यूरोपियन मार्केट की तो 3 से 2.5% की वहाँ पे भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पहले कारण की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ जो सबसे पहला कारण है वो है ट्रेड वॉर का फिर से रिज्यूम होना। यहाँ पे जिस तरीके से पूरे दुनिया में कोरोना वायरस का असर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है और इकोनॉमी जिस तरीके से यहाँ पे अब हिट लेती हुई नजर आ रही पूरी दुनिया की, तो यहाँ पे ट्रंप ने जो ऐलान किया है कि इस तरीके से यहाँ पे चीन से बदला लिया जाए तो चीन के ऊपर टैरिफ वॉर यहाँ पे फिर से शायद अमेरिका लगाता हुआ नजर आ सकता है। और इसके डर से यहाँ पे सबसे पहला कारण तो यही हुआ कि यहाँ पे जो यूएस मार्केट है वो गिरते हुए नजर आए, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी तो वैसे ही खस्ता हालत में है और अगर यहाँ पे ट्रेड वॉर होता हुआ फिर से दिखाई देता है जो कि यहाँ पे सुलझता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उससे वहाँ पे कंज्यूमर सेंटिमेंट और साथ ही साथ इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा और उनकी इकोनॉमी को और भी उससे हिट लगता हुआ शायद दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड वॉर अगर नया फिर से चालू होता है, नए टैरिफ चाइना पे लगाए जाते हैं, तो ये फिर से दुनिया भर की इकोनॉमी के लिए हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं अगर बात कर लें तो यहाँ पे लॉकडाउन जो है भारत में वो 2 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि 3 मई को जो लॉकडाउन खत्म होने वाला था 2.0, वो 4 मई से लेके 17 मई तक यानी कि लॉकडाउन 3.2 चालू हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। इंडिया को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में। तो दोस्तों यहाँ पे मार्केट को तो पहले ही अंदाजा था कि लॉकडाउन शायद आगे बढ़ सकता है और उसको मार्केट फैक्टराइज करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 3 जोन बनाए गए हैं, रेड, ग्रीन और ऑरेंज, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस के साथ छूट दी गई है। तो अगर आप ग्रीन जोन के हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा सुविधा दी गई है कि आप वहाँ पे थोड़ी एक्टिविटी अच्छी फ्री हो सकती है। ऑरेंज जोन में यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो कुछ कंडीशंस के साथ लगाए गए हैं। लेकिन जो रेड जोन है, जो कि देश के बड़े बड़े शहर हैं, लगभग राज्य हर राज्य के सबसे बड़ी राजधानी जो है, जो कि इकोनॉमी के हिसाब से सबसे मेन पार्ट देती है, वो सारे के सारे रेड जोन में है। बॉम्बे, दिल्ली, पुणे और ये सारी बड़ी राजधानी जितनी भी है देश की, वहाँ पे रेड जोन यहाँ पे घोषित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम ना के बराबर होगी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होंगी बस वही खुलती हुई दिखाई देंगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस के साथ।
और किसी भी प्रकार की वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट की इजाज़त फिलहाल नहीं होगी। तो दोस्तों इसका भी असर यहाँ पे इकोनॉमी पर पड़ता हुआ नजर आएगा, मतलब यहाँ पे अगले 15 दिन भी और इकोनॉमी पे शायद भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो हमारा जो ये लॉकडाउन पीरियड होगा ऑलमोस्ट 54 से 55 दिन का होता हुआ दिखाई देगा। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि अगर साल के 12 महीने में से 2 महीने अगर लॉकडाउन में निकल जाए तो साल देश की जो जीडीपी है उस पर कितना ज़्यादा यहाँ पे असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये भी एक ऐसा चीज़ है जो मार्केट में एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनाता हुआ फिलहाल नज़र आ रहा है। अब बात कर ले अगर यहाँ पे तीसरे रीजन की, तो दोस्तों यहाँ पे कोरोना वायरस के जो वर्ल्ड वाइड केस होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हो चुके हैं ऑलमोस्ट 34 लाख के पार। यहाँ पे ये जो डेटा अपडेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं 2 मई के डेटा है, तो ये लेटेस्ट डेटा यहाँ पे है। पूरे दुनिया में जो मौत का आंकड़ा है ऑलमोस्ट 2,40,000 के करीब पहुंचता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, और 10,81,000 लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में यहाँ पे रिकवर होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर कंट्री वाइज बात कर ले तो सबसे बुरा हाल जो है वो अमेरिका का ही दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 65,000 लोग यहाँ पे अपनी जान गंवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऑलमोस्ट 11,31,000 से ज़्यादा केस यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यूरोप के सारे बड़े देश स्पेन, इटली, यूके, फ्रांस, जर्मनी ने 5 बड़ी इकोनॉमी जो है यूरोप की, वो पाँचों के पाँचों बड़ी इकोनॉमी में जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। लगभग 25 से 30,000 लोगों की मौत हर देश में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। जर्मनी में भी आंकड़ा लगभग 6,700 के आसपास यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस का आंकड़ा भी यहाँ दोस्तों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, 1,14,000 टोटल केस हो गए हैं और 1,100 लोगों से ज़्यादा की यहाँ पे इनकी मौत देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो दोस्तों यहाँ पे जो भारत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो भी अब बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। 37,000 से ज़्यादा केस यहाँ पे भारत में हो चुके हैं और 1,223 लोगों की ऑलमोस्ट यहाँ पे मौत हो चुकी है। तो भारत में भी अब ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन 3.2 के बाद ये आंकड़े में कितनी सुधार आती है और यहाँ पे कितना धीरे धीरे अब यहाँ पे भारत में भी सुधार आने की कोशिश होती है। अब बात करें अगर चौथे इंपॉर्टेंट रीजन की, तो दोस्तों आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कितनी जबरदस्त रैली यहाँ पे निफ्टी में देखने को मिली है। अगर हम बात करें तो 8,900 9,000 के आसपास थे हम 21 अप्रैल के दिन, और यहाँ पे जो 30 अप्रैल को एक्सपायरी हुई हम आ गए 9,900 तक, यानी कि ऑलमोस्ट निचले लेवल से पिछले एक हफ्ते के अंदर में ही हमारी मार्केट में कम से कम 900 से 1,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। और अगर हम इस अप्रैल के महीने के लो की बात करें तो 3 अप्रैल के दिन 8,055 का लो लगता हुआ नजर आया था निचले लेवल पे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे निचले लेवल से 1,900 2,000 पॉइंट हम यहाँ से चलते हुए नजर आए एक महीने में। तो निफ्टी में अगर एक महीने में 2,000 पॉइंट की रैली देखने को मिले और वो भी इतने बेरिश मार्केट में, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे सकती है। 23 मार्च के दिन यहाँ पे लो लगता हुआ नजर आया था, 24 मार्च के दिन तकरीबन 7,500 के आसपास का। तो ऑलमोस्ट निचले लेवल से हमने 10,000 तक का आंकड़ा लगभग 9,900 तक का देख लिया। अगर इसको हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से अगर ट्रेस करने की कोशिश करें, तो हम अगर इसको ट्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% का रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट ले लिया है, यानी कि ऊपर से लगभग जहाँ से तेज गिरावट आनी चालू हुई थी वहाँ से मार्केट हमारा ऑलमोस्ट नीचे की तरफ 50% लेवल रिट्रेस कर चुका है। 9,860 के आसपास का लेवल 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आता है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रुकता है मार्केट और गिरावट आती है तो फिर यहाँ से एक नया ट्रेंड गिरावट का चालू हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी 2008 में, चाहे आप 1930 की ग्लोबल मंदी देख लीजिए, वहाँ पे भी मार्केट ऑलमोस्ट 38 से 50% तक रिट्रेस होते हुए दिखाई दिए थे और उसके बाद जो नई गिरावट थी वहाँ से चालू होती हुई दिखाई दी थी। पिछले कुछ दिन में जिस तरीके से मार्केट में यहाँ पे तेजी होती हुई दिखाई दी है वो एक यूफोरिक तेजी देखने को मिल रही थी। मतलब यहाँ पे ऐसा लोगों को फील हो रहा था कि जैसे इसके बाद तो कभी सामान मिलेगा ही नहीं, आपको शेयर मिलेंगे ही नहीं इससे सस्ते भाव पे, और अब यहाँ पे जितना खरीद सकते खरीद ले। और यहाँ पे कई बार आगाह किया भी गया कि भागते हुए ट्रेन को मत पकड़िए, यहाँ पे गिरावट किसी भी वक्त किसी भी तरीके से आ सकती है। इंडिया विक्स बहुत तेजी से नीचे आ चुका है तो वहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है। और मार्केट में जिस तरीके से अब यहाँ पे शुरुआत के संकेत आ रहे हैं 9,200 9,300 के आसपास, अगर ऐसी तेज गिरावट होती है तो सबसे पहले वो कमजोर लोग फंसते हुए नजर आएंगे जिन्होंने कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे तेजी की पोजीशन बनाई। और कल के ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, यानी कि ऑलमोस्ट
100-150 पॉइंट से ज़्यादा की यहाँ पे बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। और ऊपर जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट शॉर्ट किए हैं या फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाई है, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग हो गई है मार्केट में, तो शॉर्ट्स अब ज़्यादा बचे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पिछले 1 महीने मार्केट जिस तरीके से चला है तो सभी के शॉर्ट्स कट गए हैं, तो मार्केट में कोई नया शॉर्टर है ही नहीं लगभग, और होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अब लॉन्ग पोजीशन खड़ी है, और अब लॉन्ग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग जब निचले लेवल में देखने को मिलेगी, वो मार्केट में और ज़्यादा प्रेशर बनाने का काम करेगी और मार्केट को वो और नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लेवल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट का, वो है ऑलमोस्ट 8,900 से 9,000 का। अगर ये लेवल दोस्तों टूट जाता है किसी भी हालत में, अगर ये 9,000 का लेवल टूट जाता है, तो आपको फिर गिरावट के लिए तैयार हो जाना चाहिए, और आपको कम से कम 8,500 से 8,000 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 3 अप्रैल को देखने को मिले थे, और वो आखिरी उम्मीद होगी। और उसके बाद फिर हम 7,500 भी और इवन उसके लोअर लेवल भी हम शायद टेस्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से तेजी पिछले 1-1.5 हफ्ते में देखने को मिली है, और पिछले महीने यहाँ पे 2,000 पॉइंट से ज़्यादा तेजी देखने को मिली, तो गिरावट आने के साफ संकेत यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मार्केट अब थोड़ा ओवरबॉट होता हुआ भी नजर आया है। RSI लेवल भी जो है वो 60 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बहुत ही कंफर्टेबल लेवल पे आ चुका है। कहाँ एक वक्त ये RSI का लेवल 12-13 हो गया था, जो ओवरसोल्ड मार्केट हुआ था, और वहां से अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल चुकी है। MACD के लेवल पे बात करें तो MACD के लेवल पे भी जबरदस्त यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल चुकी है, और अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा भी टर्नआउट लेने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक अच्छी खासी शार्प गिरावट निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे अब संभल के ट्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो पुट की प्रीमियम और भी जबरदस्त तेजी से बढ़ती हुई फिलहाल दिखाई देगी, और सारे स्टॉक यहाँ पे अब फिर से ओवर वैल्यू होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की यहाँ पे इकोनॉमी में अभी तो फिलहाल रिवाइवल के संकेत निकल के नहीं आए हैं। बात करें अगर पांचवें कारण की, तो दोस्तों पांचवें कारण में सबसे बड़ा कारण ये है कि जब मार्केट बंद हुए उसके बाद आए रिलायंस के Q4 नतीजे, मिले जुले नतीजे रहे, लेकिन स्ट्रीट के एस्टिमेट को यहाँ पे उसने मिस किया। प्रॉफिट जो है वो 39% ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ दिखाई दिया, 6,348 करोड़ के आसपास। अगर हम यहाँ पे की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें रिलायंस के नतीजों में, तो जो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, जो कंपनी की जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 2.5% यहाँ पे गिरती हुई दिखाई दी ईयर ऑन ईयर, और 1,51,000 करोड़ पे आई है। लेकिन साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे इंडिया का बिगेस्ट राइट्स इशू अनाउंस किया है, लगभग 53,125 करोड़ का रेशियो है 1:15 का, यानी कि अगर 15 शेयर है तो आपको 1 शेयर राइट्स इशू में मिलेंगे, और उसका राइट्स इशू का जो प्राइस रखा गया है ऑलमोस्ट 1,257 रुपये पर शेयर का रखा गया है, जो कि करंट प्राइस से यहाँ पे बहुत बड़े डिस्काउंट पे लगभग 10 से 15% के आसपास का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर बात करें, यहाँ पे रिलायंस ने 6.5 रुपये के डिविडेंड का भी ऐलान किया फाइनेंशियल ईयर, जो कि 31 मार्च को यहाँ पे खत्म हुआ है। आगे अगर इसके नतीजों में हम कुछ और बात करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक्सेप्शनल लॉस होता हुआ दिखाई दिया 4,267 करोड़ का, जिसके कारण यहाँ पे जो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो 40% ऑलमोस्ट यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ET नाउ के पोल के प्रोजेक्टेड प्रॉफिट के हिसाब से, तो उन्होंने यहाँ पे 10,500 करोड़ का प्रॉफिट प्रोजेक्ट किया था, इतनी अनुमान लगाई जा रही थी, तो उसके मुकाबले यहाँ पे अनुमान गिरता हुआ ही दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो साल भर का जो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 0.59% ईयर ऑन ईयर गिरता हुआ दिखाई दिया है, और ये जो आंकड़ा निकल के आया है साल भर के लिए वो आया है 39,588 करोड़ का लास्ट ईयर था, और इस बार का जो आंकड़ा निकल के आया वो आया 39,354 करोड़ रुपए के आसपास का। यहाँ खाली रिलायंस के जियो के प्लेटफॉर्म से एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं, ऑलमोस्ट 177% का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है, और 72% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट जो आता हुआ दिखाई दिया 2,331 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे सब्सक्राइबर बेस की बात करें तो 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ी है, और 387 मिलियन यहाँ पे इनके सब्सक्राइबर होते हुए दिखाई दिए, और जो ARPU है वो ऑलमोस्ट 130.6 आती हुई दिखाई दे रही है इस क्वार्टर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लगातार रिलायंस की तरफ से डेब्ट कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो नतीजे हैं वो मार्केट को पसंद नहीं आए हैं, और जिस तरीके से मार्केट में अब यहाँ पे आगे गिरावट होती हुई शायद दिखाई दे सकती है, क्योंकि पहले ही स्टॉक इस सारी चीज़ों के दम पर बहुत अच्छी रैली लेता हुआ दिखाई दे चुका है।
अब बात कर ले अगर यहाँ पे एक और नतीजों की, जिसमें थे HUL के नतीजे Q4 के, जिससे सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी। वहाँ पे उनके प्रॉफिट में 3% की गिरावट देखने को मिली है और आंकड़ा आया है 1520 करोड़ के आसपास का, और वॉल्यूम में यहाँ पे 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये मार्केट को पसंद किसी भी हाल में नहीं आया, क्योंकि मार्केट HUL से बहुत ही अच्छे नंबर की एक्सपेक्टेशन कर रहा था और मार्केट में HUL के शेयर में बहुत ही ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लगभग 1800 के लेवल से 2600 का हाई लगता हुआ नजर आया, लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में जो रिजल्ट पेश हुए हैं वो मार्केट के नतीजों से एकदम उलट आते हुए दिखाई दिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये स्टॉक भी हैवी वेट होने के कारण इंडेक्स पे प्रेशर डालने का काम कर सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो गिरावट देखने को मिली है और यहाँ पे जो इनकी रेवेन्यू में फॉल देखने को मिला है वो भी अच्छा खासा हुआ है। प्रॉफिट भी लगभग 1520 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है, जो एस्टिमेट किया जा रहा था 1822 करोड़ के आसपास का। रेवेन्यू का आंकड़ा आया 9055 करोड़, जो कि 10,018 करोड़ आया था लास्ट ईयर के क्वार्टर में। जिस तरीके से कोरोना वायरस का असर यहाँ पे पूरा इम्पैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है इसके बिजनेस को, तो सभी लोगों ने ये सोचा था कि लोगों ने यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ है वो बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन यहाँ पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 9% यहाँ पे घटती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें भी 7% की गिरावट देखने को मिली। जो इन्होंने एबिटा मार्जिन पेश किया, रिपोर्ट किया, उसमें भी 40 बेसिस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो मार्केट के नतीजों की अनुमान के हिसाब से जो नतीजे हैं वो यहाँ पे कमजोर देखने को मिले। तो दोस्तों ये है 5-6 ऐसे कारण जो कि मार्केट में गिरावट के सबसे बड़े वजह बनते हुए फिलहाल दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरीके की और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।